तो दोस्तों वीडियो नंबर 1 में हम नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के बारे में हमने बात करी थी कि नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत में हमने देखा था कि कैसे पार्टीज़ ने एक दूसरे से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को रिक्वेस्ट किया था और कैसे उन्होंने अप्रूव किया था और उन्होंने उसके बाद कैसे एक दूसरे की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देखी थी। अब हम बात करते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अलाउ ही करो, आप डिनाई भी कर सकते हो। सो वो सेम ऑप्शन भी इस नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल में प्रोवाइड करना चाहिए और आपको रिवोक करने का भी ऑप्शन अलाउ करना चाहिए। तो सेम चीज़ मैंने जो अपना प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके अंदर ये मैंने प्रोवाइड किया है। तो कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ये यूज़र था मिंटू जो अपने पोर्टल पे आते हैं और आके देखते हैं व्यू अप्रूव्ड बीजीसी। सो हमने लास्ट वीडियो में मिंटू और साक्षी नाम से एक कोई प्रोफाइल्स थी, उनके बीच में देखा था। ठीक है? अच्छा, इनका पंगा भी हो गया था उस वीडियो के अंदर। ठीक है? तो लेट अस से अभी इनको रिवोक करना है एक-दूसरे के साथ। ठीक है? मिंटू क्या करेगा, रिवोक बीजीसी अप्रूवल। तो जो साक्षी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है मिंटू से, मिंटू ने जाके क्या किया, रिवोक कर लिया। रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिवोक्ड। अब अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं और अब ये रिवोक बीजीसी पे दोबारा देखते हैं तो कोई अभी कोई भी अप्रूव्ड बीजीसी इनके पास बची नहीं है। सिमिलरली वो जो लड़की थी, साक्षी के नाम से, वो भी क्या करती है, वो जाती है अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे। वो पहले देखती है व्यू अप्रूव्ड बीजीसी। अब ये देखती है कि अब तो कोई अप्रूव्ड बीजीसी इसलिए बची नहीं है जो इसको चेक कर सके। वे रिवोक बीजीसी में जाती है और ये मिंटू ने जो रिक्वेस्ट कर रखी थी इसकी प्रोफाइल देखने के लिए, वो उन्होंने रिवोक कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अच्छा, डिनाई भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इसका दोबारा मन करता है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। सो ये रिक्वेस्ट बैकग्राउंड चेक करती है और ये मिंटू को बोलती है कि भाई तू अप्रूव कर दे, मेरे को तेरी प्रोफाइल चेक करनी है। मिंटू क्या करेगा, मिंटू अपनी प्रोफाइल पे आएगा। ये कोई भी मतलब पर्सन है, ये तो बस मैं एग्ज़ाम्पल लेके देख रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। पेंडिंग बीजीसी, अब ये यहाँ से डिनाई भी कर सकता है। तो रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिनाइड। जो लड़की थी साक्षी, वो देखती है कि भाई अप्रूव करा कि नहीं करा। तो अप्रूव तो कुछ किया नहीं, पेंडिंग बीजीसी, कोई पेंडिंग नहीं है। तो इनको पता चल गया कि भैया ये तो डिनाई हो चुका है। ठीक है? तो डिनाई करने का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा और आपके पास रिवोक करने का ऑप्शन भी रहेगा। तो ये तो बात हुई नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल की जो हमने भी करी, जो लिमिटेड थी सिर्फ नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल तक। बट आज मैं बात करूँगा हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ सी। अब आज का वीडियो ये स्पेसिफिकली इसी के बारे में होने वाला है, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। सेक्शन 12 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ सी। सो सेक्शन 12 क्या बात करता है? अच्छा, ये चैप्टर किसके बारे में, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में ये चैप्टर है। तो सेक्शन 12 कहता है वॉइडेबल मैरिजेस, एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely that the marriage has not been consummated owing to the imprudence of the respondent, or that the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5। क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5 ये तो चलो हिंदी में आ गया, ये मैं दिखाऊंगा। बट आज का जो हमारा, क्योंकि डिस्कशन 12(1)(c) के बारे में, तो आज हम 12(1)(c) के बारे में बात करते हैं। दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं, वॉज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 5 एज इट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द commencement of Child Marriage Restraint Amendment Act 1978, 2 of 1978. The consent of such guardian was obtained by fraud, or by fraud as to the nature of the ceremony, or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. So basically ये बात करता है voidable marriages की, जहाँ पे कंसेंट फ्रॉड के बेसिस पर आपसे ली गई हो। लेकिन अब ये जो मतलब है फ्रॉड, जो टर्म लिखा हुआ है मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पोंडेंट, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि
अपना देश इतना बड़ा देश है, हर व्यक्ति की परवरिश अलग होती है, हर समाज की परवरिश अलग है, हर फैमिली की परवरिश अलग है। तो इस वजह से होता क्या है, हर किसी की सोच भी अलग होती है। सो एक इन्फॉर्मेशन या एक फैक्ट जो मेरे लिए मटेरियल हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी मटेरियल हो। और जो आपके लिए मटेरियल है, वो हो सकता है मेरे लिए भी मटेरियल ना हो, मेरे लिए मटेरियल ना हो। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि शादी के बाद जब झगड़े पड़ते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस कंसेंट ली गई थी, तो ये सारे मैटर फिर डिसाइड होते हैं कोर्ट के अंदर। ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आपने पहले शादी कर ली, उसके बाद अब आपके जब कोई झगड़े होते हैं रिलेटेड टू कि किस बेसिस पे आपने कंसेंट दी थी एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, फिर ये लेते हैं टाइम बहुत सारा, वो आपका जीवन इसी में व्यर्थ निकल जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे कुछ मैं सबसे पहले तो मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है? हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ आर्टिकल है, मैरिज कैन बी एनल्ड फॉर डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस। The trial court had annulled the marriage on the woman's plea, noting that the man concealed his previous marriage by stating never married on shaadi.com। यानी किसी महिला ने अर्जी दी थी नलिटी की कि शादी को, ये जो भी हमने देखा था 12 बेसिकली, कि इस मैरिज को जो है अनल कर दिया, घोषित कर दिया जाए, बिकॉज जो उसका हस्बैंड था उसने ये फैक्ट को हाइड किया था शादी डॉट कॉम के ऊपर कि वॉज नेवर मैरिड। और जब आर्टिकल को हम नीचे पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली था क्या कि जो पर्सन था वो ऑलरेडी मैरिड था, डिवोर्स था, उसका बच्चा भी था, लेकिन उसके बाद भी उसने शादी डॉट कॉम पे अपने आप को नेवर मैरिड लिखा था या अनमैरिड वर्ड यूज किया था उसने। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, अंडर सेक्शन 12(1)(c) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हस्बैंड और वाइफ कैन सीक annulment इफ कंसेंट फॉर मैरिज वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अभी हमने देखा था हिंदू मैरिज एक्ट, whether related to the nature of ceremony or a material fact or circumstances। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि सारा पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। Upholding the annulment, the High Court said the concealment of prior marriage and salary information both constituted material facts whose separation rendered the marriage voidable। यानी कि आपने अपनी प्रीवियस शादी को लेकर भी झूठ बोला और आपने अपनी सैलरी को लेकर भी इंफॉर्मेशन जो दी वो गलत दी। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन एज पर ऑनरेबल कोर्ट ये मटेरियल फैक्ट है, ठीक है? और ये कब का आर्टिकल है, मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। ये आर्टिकल है 23 अगस्त 2025 का। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। ये एनडीटीवी की खबर है एंड दिस आर्टिकल इज फ्रॉम September 21, 2023। मैरिज कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय, दिल्ली हाई कोर्ट डिनाइज annulment, accusing his wife of misleading him about her business and a false promise। A man approached the court for a decree of nullity। यानी सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट कह सकते हो कि हस्बैंड कह रहा है कि उसकी वाइफ ने जो है मिसलीड किया अबाउट हर बिजनेस एंड अ फॉल्स प्रॉमिस। A marriage cannot be avoided by claiming one spouse induced the other into wedlock with fraudulent statement about family or fortune। A Delhi High Court said refusing to annul a love marriage, accusing his wife of misleading him about being in the beauty industry and falsely promising to set up a business together on her property। A man approached the court for a decree of nullity। यानी कि हस्बैंड क्या हुआ बेसिकली, उसने उसको जो वाइफ थी उसने बोला कि वो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर है और वो अपनी प्रॉपर्टी पर बाद में बिजनेस भी करेगी, तो हस्बैंड उससे ल्यूर भी हुआ। ही सेड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय वाइफ बिफोर वेडिंग। A bench headed by Justice Suresh Kumar Kath rejected the men's assertions and noted there has to be deliberate concealment of material fact, which are the fundamental basis of a marriage to constitute a fraud warranting annulment। So basically ये जो दो आर्टिकल्स में मैं समझा, इसमें जो पहला केस हमने देखा था उसमें क्या था, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट मैरिज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम, ये दोनों चीज़ें मटेरियल फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट होती है। लेकिन यहाँ पर जब लड़का जो था दूसरे केस में, वो अट्रैक्टेड था टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी, या उसने जो बिजनेस प्रॉमिस किए थे, या उसकी जो इंडस्ट्री के बारे में बताया, उसने ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करती है, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इवन द वाइफ। बट इसको इस आर्गुमेंट को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया था, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर दोबारा से कि मैं ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ये मैं सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ और मैं किसी भी ऑनरेबल कोर्ट की कोई भी कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूँ। और ये कोई लीगल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? सो आपने लीगल एडवाइस अपने लीगल एड से ही लेना, जो भी आपके काउंसिल हो। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पॉइंट है इट्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन, और मैं बताऊँगा आगे इन सब चीज़ों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं।
दैट इज माई पॉइंट, बट उसको समझाने के लिए ये न्यूज आर्टिकल्स को मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है scconline.com करके एक है कोई, lying about educational qualification for marriage does not amount to offense under section 420 IPC MP High Court. Madhya Pradesh High Court held that no party can be allowed to assassinate the character of the person without any biases. Okay, चलो ये ठीक है। इसमें मोटा मोटा एक जो लाइन जो मैं दिखाना चाहता हूँ, द कोर्ट नोटेड दैट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन अ मैरिज does not constitute deception under IPC, nor does it provide grounds for divorce under the Hindu Marriage Act. The court noted that such allegations did not amount to an offense under Section 420, as they did not deceive the petitioner into delivering property. The court stated that if any marriage is performed by giving a wrong information about educational qualification, then neither it would be void marriage nor it would be voidable marriage. अब यहाँ पे भी क्या है, एक्चुअल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स ही है कि हस्बैंड क्लेम कर रहा है कि उसकी वाइफ ने अबाउट हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे झूठ बोल के शादी करी। एक और न्यूज़ पे चलता हूँ लेके आपको, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 15 अप्रैल 2025। Divorce not granted to a husband despite 18 years separation from wife having mental illness. The Patna High Court says divorce can be granted on the basis of proof of degree of mental illness and not merely by stating that she has mental illness. तो ये भी 18 साल से वाइफ से अलग रहे और इनको डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ और इनका एलिगेशन था कि वाइफ को कुछ मेंटल इलनेस है। अगला आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया 12 अगस्त 2025, डायरेक्टली अफेक्ट्स मैरिटल राइट्स। राजस्थान हाई कोर्ट नलिफाइज मैरिज एज वाइफ हाइड और हिड और शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया क्या कि मेंटल इलनेस है, और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा कि उसने क्योंकि शादी से पहले इसको छुपाया, शिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम को बताया नहीं अपने हस्बैंड को, तो ये इसको उन्होंने नलिफाई करने के लिए ग्राउंड सफिशिएंट माना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या है, जो भी हमने देखा था। मटेरियल फैक्ट फॉर वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी अ फैक्ट इफ डिस्क्लोज्ड विल रिजल्ट इन पार्टी नॉट कंसेंटिंग टू मैरिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ जहाँ पे लिखा है द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस राजन रॉय एंड जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ऑब्जर्व्ड, thus under the Hindu law not every misrepresentation or concealment of a fact shall amount to fraud as envisaged under section 12(1)(c) for annulment of marriage. The fraud must be material as to the nature of ceremony or to any material fact or circumstances concerning the respondent, and thus at this point it is pertinent to consider what would tantamount to a material fact. The meaning of material fact or circumstance concerning the respondent is difficult to define with certainty, यानी कि आप ये जो मटेरियलिटी ऑफ द फैक्ट है या सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट है, ये आप उसको बहुत इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू डिफाइन है विद सर्टेनिटी। However, it would be reasonable to say that fact or circumstance which is of such a nature that it would be material or relevant to the consent for marriage would be a material fact or circumstance in terms of section 12(1)(c) of the Act 1955. A fact which if disclosed would result in either of the parties not consenting to the marriage would be a material fact। यानी कि ऑनरेबल कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा फैक्ट यदि जो कि पार्टी को डिस्क्लोज हो जाता है और तो वो अपनी शादी के लिए कंसेंट ना करती वुड बी अ मटेरियल फैक्ट। तो अब यही सारी चीज़ें, अब इतने सारे डिफरेंसेस हमने देखे इसके अंदर, तो ये सबसे बेस्ट लाइन यही है कि कोई भी ऐसा फैक्ट अगर शादी से पहले डिस्क्लोज हो जाता तो कोई भी पार्टी कंसेंट ना करती शादी के लिए। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? अच्छा, तो पहली तो प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज़ हमने देखा कि एक बंदा 18 साल भी केस लड़ा, दूसरे को भी केस लड़ना पड़ा शादी नलिफाई कराने के लिए। शादी भले ही नलिफाई हो गई, एक जगह डिवोर्स नहीं ग्रांट हुआ, बट द पॉइंट इज़ क्या ये न्याय है? क्या ये आपका जो शादी करने का अधिकार है, शादी आप करते हो सुकून के लिए, आप करते हो पार्टनर फाइंड करने के लिए, लेकिन क्या वो सैटिस्फाई हो रहा है? क्या वो जो एम था आपका एक फैमिली होने का या रखने का, या आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, शादी करी ट्रस्ट करके, अल्टीमेटली वो सारे गोल्स तो यहाँ से नलिफाई हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर कोर्ट जाके लड़ना पड़ा। कोई 18 साल लड़ा, कोई 20 साल, कोई 5-10 साल जो भी लड़ा, तो आपकी लाइफ की शांति हो गई भंग। आपने जो सपने देखे थे शादी के वो हो गए भंग। तो फिर तो खाली लड़ाई झगड़े रह जाते हैं कि क्या मटेरियल था क्या नहीं था। अच्छा, इसमें ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आप भले ही बताओगे जी मैंने तो ऐसे बोला था, सामने वाली पार्टी ने ऐसे बोला था, तो आप पहली चीज़ तो प्रूफ कहाँ से लाओगे? कोर्ट अब जो मटेरियलिटी डिफाइन करती हैं वो ऑनरेबल कोर्ट से डिफाइन कर रही है कि मटेरियल फैक्ट था कि नहीं था। बट द पॉइंट इज कि क्या कोई भी व्यक्ति भले ही वो
मटेरियल फैक्ट ना हो ऑनरेबल कोर्ट की नज़रों में, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन देके शादी कर सकता है? क्या लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट करके शादी कर लें? या क्या लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप झूठ बोल के किसी से शादी को कंसेंट ले लें? तो ये सारे जो ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं, इनको खत्म करने का क्या तरीका है? सो इन माय ओन ओपिनियन कोई भी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे झूठ बोल के कंसेंट ली जाए। कोई भी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट हो, और कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद भी नलिटी से एस्केप कर जाए। ये मेरे अपने विचार हैं। तो अब इसका तरीका क्या है? अच्छा, कोर्ट्स के सामने क्या प्रॉब्लम है कि पार्टीज़ के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था, उनके पास कोई बेसलाइन नहीं है। ऐसा कोई उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, या तो आप रिश्तेदारों के थ्रू शादी कर रहे हो, या आप लव मैरिज कर रहे हो, या आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के थ्रू शादी कर रहे हो, या फिर आप जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं उनके साथ उन पे जाके शादी कर रहे हो। तो प्रोफाइल्स तो वो डिलीट हो जाती हैं 2 मिनट में। आपने व्हाट्सएप चैट करी, आपका फ़ोन खो गया, तो भी आपके चैट चलेगी। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर उसके एडमिशन को लेकर, फिर उसकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, तो ये सब चीज़ें प्रूव करते-करते कोर्ट में बहुत समय लंबा समय लग जाता है। तो अब मेरा क्या पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये था कि एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये मैंने अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी लिख दिया हुआ है कि एक नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल होना चाहिए। उसमें क्या होगा, अब सपोज़ करो ये दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, कोई और नाम आज उठाते हैं, जो चलो इसी की शादी करा देते हैं, चलो बोलो ये मिंटू की शादी करा देते हैं, चलो साक्षी के साथ ही, ठीक है ना? सपोज़ करो ये पर्सन मिंटू आता है, ठीक है? तो ये क्या करेगा कि जो नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें एक कंपोनेंट था आपका नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो कि पार्टी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करते हैं। एंटर योर रिक्वायरमेंट्स, जैसे हम लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे बनाते हैं अपनी प्रोफाइल, तो वहाँ पे भी बताते हैं कि हमें कैसे हस्बैंड चाहिए, कैसी वाइफ चाहिए। तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल वो कहता है कि वुमेन शुड फॉलो माय मतलब ये तो चलो ज़्यादा पैट्रियार्की हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैं आई वांट अ नॉन अल्कोहलिक वुमन। ठीक है, हो सकता है बंदा टीटोटलर हो, उसको शराब-वराब ना पीता हो, तो उसको अपनी जैसी बीवी ढूँढेगा वो। ठीक है? क्लिक हियर टू क्रिएट मोर एंट्रीज़। अब वो चाहता है वाइफ, अभी एक एग्ज़ाम्पल देखा था हमने, वाइफ शुड स्टे विथ पेरेंट्स, विथ माय पेरेंट्स। ठीक है? ये उसकी कंडीशंस है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको सबमिट कर देता है। उसने सपोज़ करो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल बताते हैं मेरे को ऐसी बीवी चाहिए, ए नॉन अल्कोहलिक होनी चाहिए, बी वो मेरे पेरेंट्स के साथ रहनी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है, जीने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन पॉइंट इज़ जीने की स्वतंत्रता वो लड़के को भी देता है या लड़की को भी देता है। तो आपको जो पार्टनर चूज़ करने का राइट है, वो भी आपको वहाँ पे मिलता है, कि आप अपनी पसंद का पार्टनर चूज़ कर सकें। तो इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेरे हिसाब से कोई भी अगर है, तो वो गलत चीज़ है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सीधा-सीधा रूट्स पे प्रहार करता है। ठीक है? तो जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी फॉर एग्ज़ाम्पल उसने रख दी, ठीक है? वो अपना जाता है, ठीक है? अब ये अपने अच्छा, एक तो चीज़ हो गई कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। अब एक होता है आस्क अ, स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव आंसर में, सब्जेक्टिव आंसर में डिफरेंसेस होते हैं। एक आपने हाँ या ना में कोई जवाब दे दिया और एक आपने पूरा एक्सप्लेन किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये लड़की है साक्षी, इसी से पूछ लेता है फॉर एग्जांपल, विल यू लिव विद माय फैमिली और विल यू लिव विद सेपरेटली, क्योंकि इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ए वो बोल सकती है हाँ, मैं तेरी फैमिली से रह लूँगी, बट वो परेशान करेंगी तो हम अलग होंगे। तो बट ये परेशान करेंगे, हम अलग होंगे, एक क्लॉज़ उसने दे दिया अपना, ठीक है? तो ये उसका अधिकार है करने का। तो ऐसे सपोज़ करो इसने सबमिट कर दिया अपना क्वेश्चन अपने पार्टनर के लिए, जिससे इसकी उसको लग रहा है कि इससे शादी हो सकती है इसकी, ठीक है? लेट्स गो टू पेज। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली, ए टर्म्स एंड कंडीशंस है अपनी बता दी, बी उसके हमने पूछ लिया कि तुम्हारे क्या विचार हैं इसको लेकर। अब होता क्या है, साक्षी आती है पोर्टल पे, वो देखती है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाती है। अच्छा, तो इसके अपने डिफाइन करने की होंगी। व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अदर पार्टी, इसको देखना है मिंटू की। तो ये यहाँ पे मिंटू की आईडी डालेगी। व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, एंटर द यूजर आईडी ऑफ द पर्सन टू व्यू देयर टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसने देख लिया कि मिंटू ने सरकार को बता रखा है, या गवर्नमेंट पोर्टल पे इसने अपना डिक्लेरेशन दे रखा है नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, कि आई वांट अ नॉन अल्कोहलिक मैन, सॉरी वुमन होना चाहिए था, एंड वाइफ शुड स्टे विद माय पेरेंट्स, जो उसने 2 कंडीशंस रखी हैं, ठीक है? और देखती है किसी क्वेश्चंस फॉर यू, कि किसी ने इससे कोई सवाल पूछा है,
तो इसने देखा कि मिंटू ने सवाल पूछा है, विल यू लिव विद माई फैमिली और यू विल लिव सेपरेटली। अब इसके पास सारे ऑप्शन है, रिप्लाई भी कर सकती है, डिनाई टू रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि मेरे को डिनाई नहीं करना, क्योंकि डिनाइल भी एक आंसर होता है, क्योंकि ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि डिनाई कर दिया। मैंने तो ना हाँ कहा था ना मैंने ना कहा था, मैंने सिर्फ डिनाई किया था। ठीक है, ये सब कोर्ट की बहस की बातें हैं। ये कहती है आई विल लिव बट आई विल लिव विद योर फैमिली, बट इफ दे ट्रबल माई लाइफ आई विल नॉट लिव विद देम। ऐसे कुछ भी बोल देती है। इसने अपना क्लियर कर दिया और इसने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, योर रिप्लाई हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, ये जाती है, ये अपने भी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कुछ भी कर देती है। फॉर एग्जांपल ही शुड लिव इन दिल्ली, फॉर एग्जांपल उसको नहीं छोड़ना भाई, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो पर्सन है वो दिल्ली में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, ऐसे ये भी अपना सवाल पूछ सकती है यहाँ पे, आस्क क्वेश्चन टू योर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। और ये यहाँ पे पूछ लेती है मिंटू से, लाइक विल यू लेट मी वर्क आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये भी एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको कंट्रोवर्सी मत करना, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, उसका अपना अधिकार है नौकरी करना। ठीक है, इसने सपोज करो कर दिया, क्योंकि कई लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, कोई चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उनके बाद में ये भी झगड़े होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अपना सबमिट कर दिया क्वेश्चन। तो ऐसे ही होता क्या है, ये लड़का जाता है मिंटू यहाँ पे अपने मैरिज पोर्टल पे, एंड ही कैन सी कि जो इसने पूछा था, सी द स्टेटस ऑफ क्वेश्चन आंसर बाय यू, इसने देख लिया कि भाई मेरे को रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब ये रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड होगा तो शादी करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आपने रिकॉर्ड कर लिया कि क्या है क्या नहीं है, मेरा सवाल ये था, तुम्हारा जवाब क्या था। अब ये आंसर जो है, ये कोर्ट के लिए बेसलाइन आंसर बन गया कि कल को कोई अगर झगड़ा होता है। अब मैं ये स्पेसिफिकली घर में रहने वाला क्यों उठाया, क्योंकि मैं आपको एक दिखाता हूँ आर्टिकल, मेंटल क्रुएल्टी, वाइफ प्रेशर्ड हस्बैंड टू अबेंडन मदर सिस्टर, दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स डिवोर्स टू हस्बैंड ऑन दिस ग्राउंड। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है 30 सितंबर 2025 की। अब लेकिन इसमें क्या कंडीशन नहीं, वही अल्टीमेटली कोर्ट को वैल्यूएट करना होता है। तो बट मेरा एक पॉइंट ये था कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी शादी है, जिसके बेसिस पे आप कंसेंट दे रहे हो, ताकि जो आपकी कंसेंट रहे वो वैलिड कंसेंट रहे, वो बाद में ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड ना करनी पड़े कि नहीं ये अगर मिसरिप्रेजेंटेशन था तो इसको हम लोग फ्रॉड माने कि ना माने, इसको हम लोग इसके बेसिस पे डिवोर्स ग्रांट करें कि ना करें, या मतलब नलीफाई करें कि ना करें। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ऐसे क्लियर हो सकती हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है, ऐसा नहीं कि कोई नया मैं बात बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 8 के अंदर आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the state government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in Hindu marriage register kept for the purpose। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग हिंदू मैरिज को भी मोर टुवर्ड्स लॉजिक लेके जाएं, या हम लोग टुवर्ड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लेके जाएं। अच्छा, ये तो अभी हमने यहाँ पे सबमिट किया है इस पोर्टल के अंदर। मैं आने वाले टाइम में एक सिनेरियो दिखाऊंगा कि ये अब सबमिशन देने के बाद ये कोर्ट्स को किस तरह हेल्प करेगा बाद में इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये अपने लिए भी देख सकता है, विल यू लेट मी वर्क, ये लिख देता है इट्स योर चॉइस। अब इसने लिख दिया इट्स योर चॉइस, तो कल को बोल नहीं सकता कुछ भी कि भाई मैं काम करने दूंगा कि नहीं करने दूंगा। सिंपल लिखा है आंसर, क्योंकि अब कल को एक इफ एंड बट करता है तो यहाँ पे फिर इसका आंसर क्लियर रहेगा, कोर्ट को पता होगा कि तूने खुद लिखा था भाई कि तेरी कोई कंडीशन नहीं है, वो तेरी लाइफ है, तू जो मर्जी कर। ठीक है ना। तो इस तरीके से सेक्शन 21C के अंदर जो अभी जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है, और ये मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी, ऑल्सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉग्निजेंस लिया, एंड आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू देम। बट ऑनरेबल कोर्ट को भी लगा कि जुडिशियल कॉग्निजेंस लेने के लिए अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉग्निजेंस उन्होंने ले लिया। तो दैट इज देयर डोमेन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
तो ये मेरा सॉल्यूशन था 12(1)(c) के लिए कि आप दोनों पार्टीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस, आप उन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो वैलिड कंसेंट किस बेसिस पे दे रहे हैं, उसको रजिस्टर करवाओ। तो आज मैं यहीं पे इस वीडियो को अंत करूँगा और आने वाले टाइम में आपको दिखाऊँगा अगली वीडियो के अंदर कि और भी चीज़ें क्या होंगी और इनका क्या महत्व है, ठीक है? सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ल बता देना कमेंट में। मेरे कुछ दोस्तों ने पिछले फर्स्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी किए थे और उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था एंड आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू देम। आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। रंजन रॉय एंड